स्कोर आपका 88। ओके, वेरी गुड। और 10। ओके, आपने किया मीना इसमें कितना? ठीक है। सो करंट अफेयर का हमारा टॉपिक नंबर 1, ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023। कुछ दिन पहले इस बारे में बात हुई थी, पर बात सिर्फ ये हुई थी कि नॉमिनेट किए गए हैं, मिला किसको है कंफर्म नहीं था। आप कंफर्म हो गया है, ये अवार्ड अनाउंस कर दिया गया है। ओके, तो ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 हाल ही में भारत में जन्मी लेखिका नंदिनी दास को ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 का विजेता नामित किया गया है। तो ये जीत गई हैं एग्जाम में आने वाला सवाल। और बात की जाए, नंदिनी दास ने अपनी पुस्तक कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर, इस पुस्तक के लिए, इस बुक के लिए इसने ये ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड जीता है। तो बुक का नाम भी इंपॉर्टेंट है और इस राइटर का नाम भी इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड। ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड की कुछ बातें की जाएं, इसकी स्थापना 2013 में होती है। ब्रिटिश एकेडमी के द्वारा इसे दिया जाता है। शांति पुरस्कार राशि कितनी है? 25,000 पाउंड के, राइट। तो 25,000 पाउंड की ये सम्मान में इनको राशि दी जाएगी। और इसके बाद आपने कुछ और नोट नहीं करना है, ये करना सिर्फ कि इससे पहले नायफ अल रोधन पुरस्कार के नाम से जाना जाता था इसे, राइट। ये बात भी नोट करना है। यही 3-4 बातें इंपॉर्टेंट है। एंड मेन तो बस ये इंपॉर्टेंट है कि बुक का नाम क्या है, राइटर का नाम क्या है, अवार्ड कौन सा दिया गया है। 3 बातें इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्ट में लिखें चीजें, ज्यादा डिटेलिंग में करने की कोई जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो फिर सीधा क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किसने ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड जीता है। सीधे आपसे आंसर पूछते हैं। हटाओ इसको मैं यहां से, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये क्या हो गया? अच्छा, चिकन पॉक्स, छोटी माता। हाल ही में अमेरिकी आंकड़ों ने चिकन पॉक्स टीकाकरण के लाभों को रेखांकित किया है। तो आपको शायद जानकारी होगी कि चिकन पॉक्स ऐसी बीमारी है जिसमें इंडिया को क्या बोलते हैं, ये कोई माता की बीमारी है, राइट। तो इसलिए छोटी माता इसको बोल दिया गया है। अमेरिका में हाल ही में आंकड़े आए कि जो चिकन पॉक्स का टीकाकरण करते हैं, जैसे अभी हाल में कोविड-19 का टीकाकरण हुआ, तो कोविड-19 के टीकाकरण से कोई और बीमारी भी लोगों की ठीक हो गई है। किसी का अस्थमा थोड़ा बहुत ठीक हो गया, किसी और बीमारियां थोड़ी बहुत ठीक हुई इत्यादि। 14 नवंबर को यूके सरकार ने घोषणा की कि टीकाकरण और प्रतिरक्षण पर संयुक्त समिति जो भी है ने सिफारिश की कि चिकन पॉक्स के खिलाफ एक टीका को नियमित बचपन में मैंने सबको लगाया जाए। जो टीका चिकन पॉक्स का सब इंश्योर करना सबको लगे, क्योंकि इसके और भी हेल्थ बेनिफिट्स देखे जा रहे हैं।
कुछ टाइम पहले मैं गांव में मिला कुछ लोगों से, तो उन्होंने कहा कि उनकी जो बॉडी थी काफी सर्द थी। समझ सर्द क्या होती है? मैंने थोड़ी सी ठंड पकड़ ली थी उनकी बॉडी को। अच्छा, गुड मॉर्निंग। तो अब उनके शरीर में जब से लगी है ना, तब से उनको ये सर्दी का प्रभाव ज्यादा नहीं होता। मैंने उनकी बॉडी में अच्छे चेंजेस आए हैं कोविड-19 के टीकाकरण से। तो कई बार वैक्सीन जो है ना, वो बॉडी के अंदर थोड़ा एक्टिविटी करती है, इस कारण से बाकी रोग भी ठीक वो कर सकती है। तो इन्होंने ये बात की है। और चिकन पॉक्स की बीमारी के बारे में बात करते क्या है। चिकन पॉक्स वेरेसेला जोस्टर वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। इसको ठीक से अंडरलाइन करो कि चिकन पॉक्स एक वायरल डिजीज है, एक वायरस से होने वाली बीमारी है। और जिस वायरस से बीमारी ये होती है उसका नाम है वेरेसेला जोस्टर। तो जो चिकन पॉक्स है ये इसका ही। तो इसमें होता क्या है, इसमें छोटे तरल पदार्थों से बने फफोले के साथ खुजलीदार दाने बॉडी पे निकल आते हैं। आप में से कभी किसी को चिकन पॉक्स अगर हुआ होगा ना, दे हैव फेल्ट दिस सिचुएशन। तो उसमें आप जानते हैं वैक्सीन तो इसकी है नहीं, तो फिर वही इस चेले के पास चले गए, उसने कुछ कुछ हाथ वाथ लगा दिया, आपको धूप फेर दिया आपके ऊपर, और आप सोचते भी ठीक हो गए। तो ये ऑटोमेटिकली ठीक होता है। फिलहाल कोई वैक्सीन इसके लिए नहीं बनी हुई थी, पर अभी जो वैक्सीन लेटेस्ट आई है, तो चिकन पॉक्स के ऊपर बेशक वो कम असर दिखा रही है, परंतु और भी जो इम्यूनिटी शरीर में होनी चाहिए उसको बना रही है वो। तो हेल्थ के लिए बढ़िया उसको दिखाया जा रहा है, उसके हेल्थ बेनिफिट्स दिखाए जा रहे हैं इसमें। लक्षण क्या होते हैं चिकन पॉक्स के? तो चिकन पॉक्स के लक्षण की बात करें, ये दाने निकलेंगे बॉडी पर, और जो दाने हैं 5 से लेके 10 दिन तक रहेंगे। अन्य लक्षण में जो दाने जो भी इसमें बुखार आएगा, भूख में कमी होगी, सिर दर्द होगी, थकान और अस्वस्थ हो जाएंगे आप। और कारण है वेरेसेला जोस्टर वायरस। इसके 3-4 बातों को ठीक से नोट कर लो। ये बातें यहां से 3-4 बातें ठीक से नोट कर लो। इसका ट्रांसमिशन कैसे होगी इसकी? एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये कैसे फैलेगा चिकन पॉक्स? यदि आप उनके दानों के सीधे संपर्क में आते हैं, आप उन्हें छू लें, टच कर लें, फैल जाएगा, आप में भी आ जाएगा। फिलहाल ये जानलेवा नहीं है, मैंने ये नहीं कि होगा तो लोग मर ही जाएंगे, जानलेवा नहीं है, बट रेयर केस में हो भी सकता है, बट जानलेवा नहीं है ये। अगर आपने नोट कर लिया है तो आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक है आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023। जानता क्या हुआ इसमें? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने 19 नवंबर को 2023 को अहमदाबाद में फाइनल में भारत को हराकर आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 ट्रॉफी अपने नाम कर ली। एग्जाम में आ सकता है क्लास 2 क्लास 3 के अंदर कि हाल ही में जो आईसीसी का क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट हुआ उसका फाइनल कहां पे था? अहमदाबाद में वो खेला गया, और अनफॉर्चुनेटली इसमें इंडिया को हार मिल गई। तो ट्रेविस हेड और मानस लाबुशेन ने चौथे विकेट के लिए 192 रन जोड़ दिए। तो खैर वो तो एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी बातें, बट याद रखें कि ये कोई 2 नाम है, वो इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं वैसे। तो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के बारे में कुछ बातें जो आपको जाननी चाहिए वो क्या है कि ये 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक खेला गया। ये पहला मौका था जब एंटायर वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा था। इससे पहले था कि कुछ मैच होंगे इंडिया में, कुछ मैच होंगे बांग्लादेश में, कुछ मैच होंगे पाकिस्तान में, कुछ मैच होंगे श्रीलंका में, इस तरह से। पर पहली बार था कि पूरा विश्व का क्रिकेट का सारे मैचेस कहां हुए? 48 के 48 इंडिया में हुए। अब जो भाग लेने वाले देश थे उन्हें कितने कितने ओवर का मैच खेलना था? 50 से 50 ओवर, 50 ओवर का ये वर्ल्ड कप था, 50 ओवर वर्ल्ड कप।
ओडीआई वर्ल्ड कप का ये कितना संस्करण था? 13वां। मैंने 12 वर्ल्ड कप हो चुके थे, 13वां वर्ल्ड कप था। ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं एग्जाम के अंदर और हम बोलते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था और हमें क्रिकेट की सारी नॉलेज होती है, बट एग्जाम में पूछी जाने वाली बातें थोड़ी सी अलग होती है। तो इसमें 48 मैच जो भी है फिलहाल। तो किन किन टीमों के बीच में था ये? भारत था, इंग्लैंड था, ऑस्ट्रेलिया थी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, नीदरलैंड, श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका। तो एग्जाम में आपको आ सकता है कि कौन सा देश इस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, तो आपको ये नाम भी पता होने चाहिए। नहीं, वेस्ट इंडीज नहीं थी, तो क्वालिफाई नहीं कर पाए। अब नेक्स्ट है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, कोई जानता है एकलव्य कौन थे? कौन थे एकलव्य? द्रोणाचार्य के शिष्य तो नहीं थे, द्रोणाचार्य भक्त थे। एक कहानी है जिसमें द्रोणाचार्य अर्जुन और पांडवों और कौरवों को सिखाते थे, ट्रेनिंग देते थे, और एक जो एकलव्य नाम का लड़का उन्हें दूर से पेड़ के पीछे से छुपकर देखता था कि कैसे ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उन्हें देखकर वो फिर प्रैक्टिस करता था। तो एक दिन कुछ घटना घटी जिसमें कि उनको मालूम चल गया कि एकलव्य जो है उसने मुझे हमें देखकर कॉपी किया है और मुझसे सीखा है। सीखा तो नहीं, मगर उसने उनको छुप के देख लिया ना। जैसे मान लो कोई ट्रेनिंग दे रहा है, सपोज मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और कोई बाहर से देखता रहा और सीख जाए, तो थोड़ा मैंने उसको ट्रेन किया है, वो तो अपने टैलेंट से सीखा है कि उसने वो वैसे भी ऑब्जर्व कर ली चीजें। तो इस तरह से एकलव्य का टैलेंट अर्जुन से ज्यादा हो गया था, लेकिन अर्जुन को वो सामने सामने सिखा रहे थे, एकलव्य दूर से देखकर सीख रहा था। तो द्रोणाचार्य नहीं चाहते थे कि उनका कोई और अर्जुन से बेहतर हो, उनका ही स्टूडेंट अर्जुन सबसे बेहतर हो। तो उन्हें वचन तो शायद दिया हो, बट ये भी है कि वो चाहते भी थे कि अर्जुन सबसे बड़ा धरोहर है, वही चाहते भी थे। तो उन्होंने एकलव्य से फिर उनका अच्छा, फिर जब एकलव्य को उन्होंने पूछा भी तुमने कहाँ से सीखा है, तो उसने कहा जी आपसे सीखा है, मैं छुप के आपको देखा करता था। एंड देन उन्होंने कहा कि गुरुदक्षिणा में मुझे आप अपना अंगूठा दे दीजिए, राइट।
तो अंगूठा क्यों मांगा उनसे? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अर्जुन से ज्यादा अच्छा होए, तो अंगूठा अगर नहीं होगा तो तीर कैसे चलाएगा वो, तो उसका अंगूठा उन्होंने कर लिया। अब ऐसी कहानी है एक। तो बात क्या है कि वो जो एकलव्य था ना, वो एक जनजाति उससे था। जनजाति समझते हैं ना, आज की शेड्यूल ट्राइब से वो था। तो उस समय पे ये सीखने का या धनुर्वाण चलाना, तलवार चलाना, ये सिर्फ राजपूतों के अधिकार था। तो नेचुरली समय के साथ देखा गया कि जनजातीय क्षेत्र में रह रहे लोगों के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी। ये जंगल में घूम रहे हैं, बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी। एंड दैट इज वाई गवर्नमेंट ने प्लान किया कि हम शेड्यूल्ड ट्राइब के बच्चों को आगे ले जाने के लिए कोई स्कीम चलाएं, और स्कीम का नाम है एकलव्य। इसमें ट्राइबल बच्चों को, जैसे ट्राइबल जो एरिया के होंगे ना लोग, उनके लिए स्पेशल स्कूल्स होंगे, हॉस्टल वाले। तो ट्राइबल बच्चों को स्पेशली वहां पे ट्रेन किया जाएगा, वहां हॉस्टल होंगे, खाना पीना रहना वहीं होगा उनका, तो ये स्पेशल स्कूल होंगे इनके लिए। तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मयूरभंज जिले में कुलियाना में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन कर दिया। अच्छा, उड़ीसा में अपने आप में जो भी है, छोड़िए इसको, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उड़ीसा में स्वीकृत 87 जो है एकलव्य विद्यालय। कुछ टाइम पहले चंबा में भी, चंबा में आई थिंक एक जगह पे है ये, भरमौर के कहाँ रास्ते में है, होली में एकलव्य विद्यालय। ठीक है, एक किसी ने कहा था कुछ टाइम पहले कि इधर भी है रास्ते में, भरमौर जाते हुए एक मेला में एक स्कूल वहां पे भी है ना, वरुण ने कहा था कि वहां पे भी है। चलो ठीक है, तो कुछ स्कूल है यहाँ पर जिनमें हॉस्टल फैसिलिटी भी है, एकलव्य स्कूल। तो अभी बात किसकी हो रही है? उड़ीसा के अंदर 87 खोल दिए गए हैं, क्योंकि उड़ीसा अपने आप में ट्राइबल है, पूरा का पूरा ज्यादा ट्राइबल एरिया है उड़ीसा का। एकलव्य मॉडल स्कूल की हम बात करें तो क्यों बनाए गए थे? तो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय पूरे भारत में आदिवासियों के लिए बनाए गए थे, अनुसूचित जनजाति मीन्स एसटी के लिए, मॉडल स्कूल के रूप में। कोई भी क्षेत्र जो संविधान की 5वीं अनुसूची में आता है उनके लिए किया गया है। अब जानते हैं 5वीं अनुसूची किसके लिए बनी हुई? शेड्यूल या ट्राइबल एरिया के लिए, शेड्यूल्ड एरिया, उसके लिए। और वैसे खास कुछ भी नहीं है इसके अंदर, राइट? ठीक है जी। तो नेक्स्ट है जीका। तो जीका की हम बात करें, जीका क्या होता है? जीका एक वायरस है। तो हाल ही में पुणे के अंदर 64 ईयर की महिला में जीका वायरस पाया गया, या जीका से संक्रमित वो पाई गई है। पुणे के यरवाड़ा इलाके के अंदर है ये महिला। मच्छर जनित बीमारी है। जीका किससे फैलता है? मच्छर से। मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है ये जो जीका है। तो फिलहाल जो महामारी विज्ञान विभाग के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर प्रताप सिंह सरनीकर, उन्होंने कहा कि लोग अपना एहतियात रखें, ये फैल गया जीका वायरस तो काफी दिक्कत हो जाएगी, और जानलेवा बीमारी है जीका वायरस। तो जीका वायरस के सिम्टम्स क्या है? जीका वायरस बीमारी के सिम्टम क्या है? हेडेक हो जाएगी, जॉइंट में पेन होगा। कंजक्टिवाइटिस क्या होता है? आंख में स्वेलिंग, फूल जाना। बॉडी में रैशेज आएंगे, ऐसे 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 रैशेज आएंगे बॉडी में। मसल में पेन हो जाएगा और फीवर आएगा। ये है जीका वायरस के सिम्टम्स। तो कई बार आपको बीमारी के सिम्टम पूछ लेते हैं कि फला बीमारी के सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो अब ये बातें यहां से इंपॉर्टेंट है। जीका वायरस एक मच्छर जनित फ्लवी वायरस डिजीज है। इसकी पहचान सबसे पहले 1947 में युगांडा में हुई थी, और बंदरों से हुई थी। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जीका वायरस जो है वो पहले निकला कहां से है? युगांडा से। और ये युगांडा के बंदर पाए गए थे, तो जो ये मंकीज हैं वहां से निकली थी।
इसके बाद फिर 1952 में युगांडा के साथ साथ जो है वो संयुक्त गणराज्य तंजानिया में भी ये फैल गई थी। और अब आहिस्ता आहिस्ता देख पा रहे हैं हम लोग की लगभग हर किसी देश में जिका वायरस के केसेस आ रहे हैं। तो ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका, इसे अंडरलाइन करें। एडिस मॉस्किटो, ये मुख्य रूप से संक्रमित एडिस मच्छरों, विशेष रूप से एडिस एजिप्टी, एडिस एल्बोपिक्टस, इन मच्छरों से फैलती है। बस यही लिखिए। अच्छा, दूसरी बात भी इंपॉर्टेंट है, ये यौन संपर्क में आने से भी, रक्त आपको देना है किसी और पर्सन को तब भी फैल जाएगा, और गर्भावस्था या प्रसव के दौरान भी बच्चे तक, मां से बच्चे को फैल जाएगा। दो बातें यहां से नोट कर लीजिए। जिका वायरस है वो फैलता कैसे है, एक वो मच्छर काट ले, दूसरा यौन संपर्क, सेक्सुअल ट्रांसमिशन, रक्त का आदान प्रदान करना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, गर्भावस्था, प्रेगनेंसी, प्रसव के दौरान जो है मां से बच्चे को भी आ सकता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। जीका के लिए भी कोई टीका दवा नहीं बनी है। यही सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई बीमारी ऐसी हो जाए जिसके लिए दवाई ही नहीं बनी हुई है, दैट इज वेरी डेंजरस। तो G20 शिखर सम्मेलन की बात करेंगे अब। G20 शिखर सम्मेलन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वस्तुतः जल्द ही जो भी, देखिए G20 शिखर सम्मेलन कहां हुआ है, इंडिया में इस बार हुआ है G20 समिट। अब इसमें क्या बातें हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। माने ये 22 की तारीख की बात है, तो G20 शिखर सम्मेलन हुआ वर्चुअली। मैंने प्रधानमंत्री मोदी ने G20 देशों की अध्यक्षता करी। शिखर सम्मेलन के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए G20 के शेरपा अमिताभ कांत, इसे नोट कर लीजिए, इंडिया का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है ना G20 में, उसे बोलते हैं शेरपा। तो इंडिया का शेरपा कौन है, अमिताभ कांत। इसे ठीक से अंडरलाइन करें। और ये दूसरी बार हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है G20 देशों की अध्यक्षता कर रहे हैं, दूसरी बार हो रहा है। कुछ टाइम पहले दिल्ली में हुआ, वो तो फिजिकल वे से था, कई लोग यहाँ आए, दुनिया के देशों के हेड यहाँ पहुंचे। अब वर्चुअली कर रहे, इंटरनेट के जरिए अध्यक्षता कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। तो दूसरी बात है कि पीएम मोदी जो है वो G20 देशों की अध्यक्षता कर रहे हैं। भारत के पास 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता है, 30 नवंबर तक। और इसके बाद ये किसको मिलने वाली है, ब्राजील को। एग्जाम में आ सकता है कि अब 2024 में G20 की अध्यक्षता किसके पास होगी, ब्राजील के पास। ट्रोइका क्या होता है, व्हाट इज ट्रोइका? ट्रोइका मीन्स वो 3 देश जिनमें अब ये होने वाला आगे, जैसे भारत में हुआ, फिर कहां होगा 24 वाला, फिर 25 वाला कहां होगा, तो पहले से डिसाइड होता है। बड़े बड़े देशों की जो ग्रुप्स है ना, इनकी प्लानिंग बहुत पहले हो जाती है। जैसे ओलंपिक, अगले 3 ओलंपिक पहले से डिसाइड होते हैं कि अगला यहां होगा, ताकि उनको पहले से प्रिपरेशन का मौका दे दिया जाए। ऑल ऑफ सडन नहीं तैयारी करी जाती है ऐसे इवेंट के लिए, इस तरह के इवेंट के लिए। G20 शिखर सम्मेलन की हम बात कर रहे हैं। तो G20 की स्थापना कब हुई, 1999 में। और पहले G7 देश थे, और G7 से क्या बन गया था, G8। पहले G8 फिर G20 बन गया था, ठीक है जी। पहले G7 देश थे। G7 में कौन कौन आते थे, 7 देश, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका। ये बड़ी इकोनॉमीज थे, इनका ग्रुप था। पर फिर लगा कि नहीं, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, तो फिर G8 कर दिया गया। किसको लाकर, रशिया को लाकर G8 बन गया था। बट G8 कैंसिल हो गया क्योंकि रशिया को बाहर कर दिया गया, तो वापस फिर G7 बन गया। तो G8 फिलहाल कोई ग्रुप नहीं है इस समय पे, G7 है और G20 है। और G20 में 20 देश कौन कौन से हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके, अमेरिका और यूरोपियन
यूनियन, यूरोपीय संघ, इसमें काफी देश आते हैं। तो कई बार एग्जाम में आपसे पूछते हैं कि G20 ग्रुप का कौन देश सदस्य नहीं है, तो ये सारे देश आपके टिप्स पे होने चाहिए, लिस्ट पूरी। तो जाके आप एग्जाम में सही ऑप्शन लगा सकते हैं। तो G7 देश पूरी याद हो, G20 देश पूरे उनके नाम याद हो आपको। और लास्ट में यहां से बात, इन 3 पॉइंट के बाद ये पॉइंट किसी काम का नहीं है। ये देखिए कि G20 का कोई भी स्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं है। तो G20 का कोई भी परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है G20 का। तो राइट, प्रवर्तन निदेशालय ईडी, प्रवर्तन निदेशालय ईडी जानते हैं आप? मैंने कल आई थिंक डिस्कस किया था आपसे इकोनॉमिक्स में। मैंने कहा जब भी कोई आदमी, कोई पर्सन क्या करे, मनी लॉन्ड्रिंग, तो उसके पीछे कौन पड़ती है? ईडी। व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग? ब्लैक मनी को व्हाइट में क्रिएट करना। और ब्लैक मनी क्रिएट क्यों किया जाता है? क्योंकि पैसे को छुपाने के लिए, पैसे को छुपाने के लिए। व्हेन यू हाइड मनी, दैट मनी बिकम्स ब्लैक मनी। और ब्लैक मनी क्रिएट क्यों करते हैं? वही बात, टैक्स पे नहीं करना चाहते, या आपकी इनकम सोर्स गलत तरीके से है, आप ड्रग्स बेच रहे हैं, तो नेचुरली वहां से बनाया पैसा आप सरकार को शो नहीं कर पाएंगे। अच्छा, हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में 751 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली है। नेशनल हेराल्ड एक न्यूज़पेपर था आजादी से पहले, और इसे चलाते थे जवाहरलाल नेहरू, और आजादी के बाद भी चलता रहा। और अभी नेशनल हेराल्ड के जो हेड है ना, वो राहुल गांधी जी और ये प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी है। तो हाल ही में उन पर ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस चला हुआ है। एक्चुअल में कांग्रेस पार्टी आईएनसी की टॉप लीडरशिप किनकी है? गांधी फैमिली की, राइट। तो ईडी जो है वो सरकार के इशारे पे काम करती है, तो तय है, गवर्नमेंट जिसके पीछे डाल देगी इसको, ही वो उसका ही। तो इस मामले में राहुल गांधी बेल पे हैं, मालूम है? वो बेल पे, जमानत पे हैं नेशनल हेराल्ड मामले में। अगर नेशनल हेराल्ड मामले में दोषी पाया गया राहुल गांधी, तो कहीं जेल हो जाएगी। कुछ टाइम पहले उनको जेल हो गई थी, किस काम के लिए? उन्होंने कहा था सारे मोदी चोर क्यों होते हैं, जिस कारण से जो मोदी सरनेम वाले लोग थे उन्होंने कंप्लेन कर दी कि मोदी सरनेम के लोगों को बदनाम किया जा रहा है, हमें चोर बोलकर। तो हर कहीं बदनामी उनकी हो रही थी। तो राहुल गांधी पे डिफेमेशन केस लगा था, मानहानि का केस, और 2 साल की जेल उनको हो गई थी, पर उनको जमानत या फिर बेल मिल गई उसके बाद। फिर जो भी है, बहरहाल बात की जाए तो ये जो भी, इसमें इतना कोई पॉइंट नहीं है। ईडी के बारे में जानिए आप, ईडी क्या है, ईडी क्या है वो जानिए। सो ईडी को 1956 में बनाया गया, और इसे कौन सा काम सौंपा गया? आर्थिक कानून, माने इकोनॉमिक लॉज, कि कोई ब्लैक मनी ना क्रिएट करे, कोई मनी लॉन्ड्रिंग ना करे। तो उसके लिए विदेशी मुद्रा की अनियमितता है। एवर मिक्का सिंह जो हैं वो कनाडा से शो करके आ रहे थे, और उनकी जेब में कुछ लगभग जो है वो 30,000 कैनेडियन डॉलर थे, और छुपा के लेके आ रहे थे कहीं की। चोरी जेब होती ना, कहीं डालकर उसमें वो छुपा के लेके आ रहे थे। आप जानते हैं कुछ भी आप बाहर से लेके आते हैं, सारा कस्टम वालों को दिखाना पड़ता है कि हम ये चीज लेके आए हैं वहां से, क्योंकि वहां से चीजें जब आप यहाँ लाते हैं आपको टैक्स देना पड़ता है, कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है, याद रखिएगा। जैसे मान लो मैं कनाडा से आता हूँ इंडिया को मोबाइल फोन लेकर, तो मुझे उस मोबाइल फोन पर कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, राइट। उसका बिल मुझे दिखाना पड़ेगा। जब आप इंडिया से बाहर जाते हैं तो आप अपना सामान दिखा कर जाते हैं कि हम ये चीज लेके जा रहे हैं, और वहां से आप आएंगे, अगर कुछ आप चीजें लेकर आए, खरीद करके, इस कपड़े ले आए, जूते ले आए, मोबाइल आईफोन ले आए, तो आपको तो नेचुरली कस्टम ड्यूटी पे करनी है। और आप फॉरेन करेंसी आपको कोई देता है ना, तब भी आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। तो ये जो एक्टर लोग होते हैं या सिंगर हैं, इनको शोज में बहुत पैसे दिए जाते हैं। तो मतलब मिक्का सिंह को सपोज बहुत पैसे मिले, तो वो पैसे छुपा लेते हैं
कि हमें कम फीस दी गई है वहां पर, इत्यादि इत्यादि, और पैसे छुपा के लाना चाहते हैं यहाँ पर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो इसलिए वो होती विदेशी मुद्रा की अनियमितताएं, इरेगुलरिटीज। ये विदेश वित्त मंत्रालय के अंदर काम करता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है, राइट। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग 2002 का कानून है जिसके तहत ये काम करता है, राइट। और फेमा मीन्स फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये दो कानून है मेनली जिनके अंदर ये काम करता है, जिन कानून को इंप्लीमेंट करने के लिए ईडी काम करती है, राइट। हटाओ सब में। तो एग्जाम में आ सकता है कि ईडी को कब बनाया गया है 1956 के अंदर, कौन से कानून को इंप्लीमेंट करने के लिए ईडी बनाई गई है। तो एक है PMLA मीन्स प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, दैट इज धन शोधन निवारण जो भी है, और फेमा मीन्स फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999। ये दो कानून है जिन कानून को इंप्लीमेंट करवाने के लिए ईडी काम करती है। डॉक्टर SS बद्रीनाथ, डॉक्टर SS बद्रीनाथ की बात करने वाले हैं। ये नाम न्यूज में क्यों रहा, तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने शंकर नेत्रालय के संस्थापक, शंकर नेत्रालय के संस्थापक डॉक्टर SS बद्रीनाथ के निधन पर शोक जताया है। डॉक्टर SS बद्रीनाथ के निधन पर शोक जताया है। तो पृष्ठभूमि क्या है कि शंकर नेत्रालय जो है, इनके संस्थापक हैं डॉक्टर SS बद्रीनाथ, जिनका चेन्नई में डेथ हो गई, निधन हो गया। तो ये SS बद्रीनाथ जो है, ये सोशल वर्कर हैं, डॉक्टर हैं वैसे तो, और कई बार इन्होंने लोगों का ना आंखों का फ्री में इलाज किया है। तो ही इज मेंट टू बी वेरी ग्रेट सोशल वर्कर, और हैं भी। श्री SS बद्रीनाथ के बारे में डिस्कस करें तो ये शंकर नेत्रालय के संस्थापक थे। बीमारी के कारण इनकी 83 ईयर में डेथ हो चुकी है, जन्म 1940 में हुआ। SS बद्रीनाथ ने 1962 में मेडिकल कॉलेज वहां से पढ़ाई की थी, मद्रास से। ये जो भी है बातें, तो बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं तो बस ये जानता हूं कि आपको बस याद रखना है कि SS बद्रीनाथ जो है वो कौन से फील्ड के थे। ही वॉज अ डॉक्टर, और इन्होंने एक शंकर नेत्रालय नाम का संस्थान स्थापित किया था, और ये आंखों का इलाज करते थे लोगों का, लगभग मुफ्त में, फ्री में आंखों का इलाज करते थे। दो तीन बातें यहां से जान लीजिए। इनको पद्मश्री मिल चुका है, पद्म भूषण भी मिल चुका है, बट ये कोई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं है। 54th भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, माने 54th इंडियन फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? ये गोवा के अंदर हर साल। तो इसका 54th संस्करण है। हाल ही में अनुभवी हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस ने गोवा में 54th भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के एक मास्टर क्लास को संबोधित किया। तो फिलहाल ये एक बहुत अनुभवी अभिनेता भी हैं, और माइकल डगलस नाम के आदमी ने जो इसको संबोधित किया वहां पर। तो 54th अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में मनाया जा रहा है। अब इसकी ये कब से कब तक चलता है? 20 से लेकर 28 नवंबर तक। स्थान है गोवा। इसका आयोजक कौन है? ऑर्गेनाइजर भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड इस ऑर्गेनाइज करता है। और किस मंत्रालय के अंडर वर्क करता है ये? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, तो उनके अंडर ये काम करता है। बाकी चीजें इतना जानने की आपको इसमें नहीं है जरूरत, पर हाँ, इसे बिगिन कब किया गया था? 1952 के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। इसकी बिगिनिंग 1952 में हुई थी। इस बिगिन इन 1952। तो 1952 में इसकी शुरुआत की गई थी। बाकी तो अच्छा, ये अब नेक्स्ट है विश्व टेलीविजन दिवस। हाल ही में विश्व टेलीविजन दिवस मनाया गया है।
तो किस तारीख को मनाया जाता है इसकी हम बात करेंगे। और देखिए, एक जमाना था जब लोग इस तरह से टीवी सामने रखकर देखा करते थे, राइट। आजकल तो आप फोन पे ही लगे रहते हैं, फोन पे सब कुछ मिल जाता है। तब कोई प्रोग्राम आता था ना, 12 बजे आना है संडे को, 10 बजे आना है, एंड पीपल वर वेटिंग फॉर दैट। लोग सारे काम निपटाते थे एंड वेट फॉर दैट, उसका वेट करते थे उस सीरियल के लिए। तो सपोज रामायण या महाभारत है सीरियल, तो सारे लोग बैठ कर उसे देखते थे, राइट। पर अब जमाना बहुत फास्ट फॉरवर्ड का है। तो विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को हर साल मनाते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा कि इस साल की थीम क्या थी। पहुंच, योग्यता, ये साल की थीम थी, विश्व टेलीविजन दिवस की थीम। इसकी स्टार्टिंग जो है 1996 में की गई थी। इसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसकी शुरुआत 1996 में की गई थी। एक तो ये बात है। दूसरी बात, टीवी का आविष्कार किसने किया था? तो एक स्कॉटिश इंजीनियर थे, जॉन लॉगी बेयर्ड ने 1924 में इसको बनाया था। तो एक टाइम पर टीवी घर में होना मीन्स लग्जरी आइटम, लग्जरी। और आज लगभग टीवी हर किसी के पास है। जिनके पास खाना खाने को नहीं है उनके पास भी टीवी पक्का होगा, बिकॉज फूड इज लेस इंपॉर्टेंट, टीवी इज मोर इंपॉर्टेंट। आप किसी भी लेबरर, बिहारी लेबर के पास जाओ, कुटिया में रह रहे होते हैं, बट टीवी अंदर बढ़िया का लगाया होता है। क्योंकि मुझे लगता है कि एक आदमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमेशा से क्या रहा है? एंटरटेनमेंट। तो उनके यहाँ लगा होता टीवी, केबल कनेक्शन के यहाँ पक्का होगा। भारत में टीवी की बात की जाए तो भारत में टीवी की स्टार्टिंग होती है 15 सितंबर 1959 को। टीवी भारत आता है, राइट। और थैंक्स टू यूनेस्को, यूनेस्को ने भारत को गिफ्ट किया टीवी। तब टीवी का साइज काफी बड़ा होता था, कॉम्प्लेक्स और काफी बड़ा साइज। मगर इंडिया में आकाशवाणी ने अपना पहला कार्यक्रम टीवी का कब स्टार्ट किया? 1965 में आकाशवाणी ने। एक टाइम था जब डीडी न्यूज, डीडी वन, इन्हीं चैनल को देखा करते थे। और जो प्रोग्राम्स उन पे आते थे, गिने चुने प्रोग्राम्स, कि संडे को ये आना है, सैटरडे को ये आना है, राइट। तो ये शक्तिमान हो गया, फलना हो, ये कुछ एक सीरियल आते थे उसके ऊपर। जब से ये केबल आया तब से सरकारी चैनल तो छूट गया। राष्ट्रीय प्रसारण कब हुआ है? इसी साल को रंगीन टेलीविजन भारत में आया था, 1982 को। रंगीन टेलीविजन पर गांव गांव में पहुंचा बहुत लेट। कलर टीवी बहुत महंगा होता था। जो ब्लैक एंड व्हाइट था वो फिर भी ठीक, थोड़ा सस्ता था, मगर कलर तो बहुत महंगा था पहले उस समय पे। और एक स्क्रीन आती है ना, जैसे एक स्क्रीन जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे चढ़ा दो तो कलर दिखते थे उसमें। कुछ नहीं, वो थोड़ा यहाँ नीला रंग था, यहाँ थोड़ा सा ये पीला रंग था। इसमें तो एक आदमी है, उसकी आधी शर्ट पीली नजर आ रही, आधी नीली नजर आ रही है। कुछ ऐसा सब मिलाया हुआ था उसमें स्क्रीन के ऊपर, तो कलर्ड नजर आते थे वो भी टाइम था। बहरहाल आगे डिस्कस किया जाए। ओके ओके ठीक है। तो उसमें केवल एक ही चैनल था, सरकारी चैनल था, राष्ट्रीय चैनल। रामायण और महाभारत पहली एक सीरीज थी जो चलाई गई थी टेलीविजन के ऊपर। ये पहली सीरीज थी और उसमें कुछ लोकप्रिय प्रोग्राम थे। हम लोग, बागले की दुनिया, बुनियाद, कुछ ही। देखिए, आपने के शो देखा है, दैट इज क्या नाम है उसका, मालगुडी डेज, डीडी वन पे आता था, मालगुडी डेज सीरियल में। अभी आप सर्च करना उसको यूट्यूब पे, तो बड़ा पीसफुल रहता है, बड़ा पीसफुल। मतलब जो उस समय के लोगों की जो सिंसियरिटी थी ना शो दिखाने की, वो क्या चीज दिखाना चाह रहे हैं, बहुत अलग लेवल की थी। लोगों की समस्याएं, प्रॉब्लम, छल कपट, बड़ी। आजकल तो कुछ ऐसे ही ना, गोली रख दी कनपटी पे, छल कपट वही दिख रहा है। और जो इन डीप लोग छल कपट कर सकते हैं, या जो उनकी समस्याएं हैं, गरीबी है, भुखमरी है,
बड़े अच्छे से शो ये दिखाते थे। एंड तब इसके लिए हम वेट करते थे कि नहीं संडे आना है और शाम को 8 बजने हैं। इवन ये रंगोली या फिर एक और था चित्रहार, राइट, ऐसे से शोज आया करते थे उस पे। पर जब से केबल टीवी आया तब से फिर सरकारी चैनल लगभग खत्म सा हो गया। चलिए, तो ये तो हो गया। अच्छा, स्टैंड अप योजना जो है वो किस बारे में है, या स्टैंड अप योजना के बारे में कौन सी बात जो है सही है? इसका उद्देश्य एससी, एसटी और महिला उद्यमियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना है। ये सिडबी के माध्यम से पुनर्वित्त प्रदान करता है। नीचे दिए गए कोड का तो 1 और 2 दोनों सही है। मैंने ये जो स्टैंड अप इंडिया योजना है ना, ये एससी, एसटी और महिला उद्यमियों के लिए लोन देने वाली स्कीम है कि जो एससी है, एसटी है या महिला है, उनको जो है वो सस्ते ब्याज पर लोन दिया जाएगा ताकि अपना व्यापार स्टार्ट कर सकें वो। देखो, एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट के पास सारी नहीं है, और वैसे ही प्राइवेट कंपनी में आप जाएंगे तो वो स्किल मांगते हैं आपसे। हो सकता है आपके पास वो स्किल नहीं हो, राइट, बट आपके पास स्किल है मान लो कुछ और चीज का, अगर आप उसे अपने ही दम पे कर सकते हैं तो आप खुद तो अपने लिए कुछ करेंगे, साथ साथ में कुछ और जॉब्स भी बना सकते हैं। 3 4 5 लोगों को जॉब दे दिया आपने, और आप एक रेस्टोरेंट भी स्टार्ट करते हैं, आपके पास कुकिंग की एबिलिटी है, आप एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं, तो रेस्टोरेंट में आपने 3 4 लोग रखे काम के लिए, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल गया, रोजगार मिल गया। तो आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है? रोजगार नहीं है। तो और बड़ी बड़ी कंपनी में लोग सपने देखते हैं भी वहां रोजगार लेना है, तो वहां के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आपके पास एक स्पेसिफिक डिग्री होनी चाहिए, स्पेसिफिक आपके पास लर्निंग होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए वो काम करने के लिए, राइट। अंडरस्टैंड कीजिए, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसकी सैलरी है 60,000 रुपए। तो कई बार एक आदमी जो मोमो बना रहा है ना, मोमो और छोले भटूरे, वो 1.5 लाख कमा रहा होता है। तो अगर वो मोमो या चाउमीन वाला बोले कि नहीं मेरे को भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है और बढ़िया से सैलरी लेनी है, तो नेचुरली फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर में कंपटीशन काफी बढ़ जाएगा, शायद तो बन नहीं पाएंगे, राइट। तो कुछ टाइम से क्या हुआ कि एमबीए चाय वाला, बीटेक पानीपुरी वाली, बीएड छोले भटूरे वाला, राइट, ऐसे कुछ चल पड़ा, और वो फेमस भी हो गए बहुत ज्यादा। तो कई लोगों की सिर्फ चाय बेचकर कमाई जो है वो 2-2 लाख रुपए हो रही है, सिर्फ चाय बेचकर। एक्चुअली चाय जो बेचने वाले कई बार टपरी पे लोग होते हैं ना, वो पढ़ लिखे नहीं है, जिस कारण से उनको बात करने नहीं आती, कस्टमर खींचना नहीं आते। यदि पढ़ लिखा आदमी कोई भी रेडी चला देना मान लीजिए, तो उस रेडी को बेटर वो मैनेज करेगा, कस्टमर वो अट्रैक्ट जल्दी करेगा, उससे बात करनी आती है, कौन सा उत्पाद कैसे देना, क्या करना है, सारा जानता है वो। तो आज की डेट में अगर देखा जाए तो कुछ लोग हैं जो ये छोटे छोटे काम कर रहे हैं, 2 घंटे के लिए आते हैं, और जैसे आप चंबा में ही बात कर लीजिए, चंबा में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो 3 4 घंटे काम करते हैं खाली, और पैसे लेकर वो, या जैसे दिल्ली चंडीगढ़ में जो बड़े बड़े शहर हैं वहां तो इवन लड़कियां तक, तिब्बतीन गर्ल्स हैं, ये लोग शाम को ना मोमोज की रेडी लगाते हैं 2 3 घंटे के लिए, और टिप टॉप होते हैं प्रॉपर, उनके कपड़े ब्रांडेड होते हैं, पूमा के जूते पहन के आए होते हैं, हाँ एडिडास की जो है वो पहन के आए होते हैं, और मोमोज बेच रहे होते हैं, 2 घंटे बेचते हैं खाली वो, 2 घंटे, और भीड़ ओहो उनके पास। तो शाम को 7 से 9 आते हैं, बस दिन में अपना एंजॉय कर रहे हैं, घूम फिर रहे होते हैं। तो विच मीन्स अगर आपने जॉब करनी है तो आपको सुबह 9 से लेकर शाम को 5 तक कहीं जाना पड़ेगा, उसके बाद भी आपका बोझ खत्म नहीं होगा। आपको शाम को भी असाइनमेंट काम की आ सकती है कि कल आपने ये करना है तो इसे आप पहले प्रिपेयर कर दो, आप फ्री नहीं है। बट वहां पे क्या है, और आप शाम को 7 से 9 जाते हैं तो इट मीन्स कि आपका पूरा दिन क्या है, फ्री है। तो दिस शोज दैट कि कई लोग ऐसा कर रहे हैं, एंड दैट इज वाई गवर्नमेंट ने इंस्पायर किया लोगों को कि जो एससी एसटी कम्युनिटी के लोग हैं या जो महिला है, अगर वो बिजनेस में जाएंगे, हमसे पैसा ले लो, सरकार कह रही है कि सस्ता लोन देंगे और बिजनेस को स्टार्ट करो। इससे क्या होगा, उनको रोजगार तो मिलेगा, साथ साथ में उनके अंडर काम करेंगे लोग, उनको भी रोजगार जो है वो मिलेगा। तो ये बात तो है ही सही। अब किस बैंक से लोन इनको दिया जाएगा, तो सिडबी। जानते इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया।
तो स्मॉल इंडस्ट्रीज को ही लोन देता है। आप कुछ भी छोटा मोटा काम करना चाहते हैं, लोन चाहिए 10 लाख का, 20 लाख का, 30 लाख का, 50 लाख का, तो इस बैंक के द्वारा आपको लोन जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। चलिए ये आज खत्म हुआ, कल हम कुछ और टॉपिक्स, अच्छा कल तो करंट अफेयर, कल तो इकोनॉमी आएगा ना, ठीक है।